अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक अर्लियर लेसन में सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत ही एक मेन जो अकाउंटिंग की एजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न को। बिफोर फाइनलाइजेशन ऑडिटर जो होता है वो गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशन होती है उसको रिविजिट करता है, एट प्लानिंग स्टेज भी देखता है, लेकिन once he is near to complete या he is approaching the audit finalization then उसको रिव्यू करना होता है, अगेन रिविजिट करना होता है गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग एजम्पशन को, कीपिंग इन माइंड द ऑल द ऑडिट एविडेंस ही हैज ऑब्टेन्ड। सो मैं हम सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि गोइंग कंसर्न होती क्या है। गोइंग कंसर्न ये होती है कि an entity shall continue to operate for a foreseeable future। अब एक foreseeable future क्या होता है? It is a period of 12 months। ठीक है। So going concern assumption is an entity is ordinarily viewed as continuing in business for the foreseeable future। ISA 570 going concern gives guidance on it। सो अब ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? द ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये तो हमने डिस्कस किया था कि सफिशिएंसी क्या होती है, ये क्वांटिटी होती है ऑडिट एविडेंस की, एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है, ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑडिट एविडेंस की। अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न्स assumption and for considering whether there is material uncertainty in relation to the going concern। अब ऑडिटर ने ये देखना होता है कि एंटिटी ने गोइंग कंसर्न की जो assumption ली है वो सही है क्या, जो हमारे उसके जो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं क्या वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऑडिटर ने इस चीज़ को कैसे टेस्ट करना है, वो इसके ऊपर जो होगा फर्दर ऑडिट टेस्ट जो होगा वो कुछ अप्लाई करेगा। अब वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो अकाउंटिंग की जो एग्जाम्पशन है गोइंग कंसर्न उसको टेस्ट करता है, उसको मजीद उसमें ताकि उसमें प्योरिटी ला सके। वो क्या होता है? वो एनालाइज करता है, एनालाइज एंड डिस्कस कैश फ्लोज, प्रॉफिट, अदर फोरकास्ट और इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद मैनेजमेंट। अच्छा, ये दो पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद मैनेजमेंट। ओके। कंपनी की जो भी कैश फ्लोज होंगी, क्या कैश आ रहा है, क्या जा रहा है, किस मंथ में कंपनी की क्या कैश की रिक्वायरमेंट्स होंगी पेमेंट्स करने के लिए, और हमारी रिसीट्स कब कब आएंगी। हमने जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखा था वाइल डूइंग कैश बजटिंग कि, और वैसे भी हमने जो मार्केट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि जब आप सेल्स जो आपकी होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, क्रेडिट पे होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने आज के मंथ जुलाई में अगर आपने सेल्स किए हैं तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू आता है मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 से 3 मंथ के डिले के बाद आता है। सो कि अगर जुलाई में अगर हमने सेल्स किए तो उसकी जो रेवेन्यू आएगा वो मे बी कि सितंबर में आए, मे बी वो अक्टूबर में आए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमने कोई परचेजेस किए हैं तो वहाँ पे हमारे पास 1 या मैक्सिमम 2 माह का हमारे पास टाइम होता है। अगर हमने जुलाई में परचेजेस किए हैं तो उसकी जो पेमेंट्स हैं वो हमने सितंबर में डेफिनेटली हमने करनी होगी। तो सम टाइम बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आप देखिए पेमेंट्स हमें करनी पड़ फॉर द पेमेंट फॉर द परचेजेस वी मेड इन जुलाई, we are going to pay it in September, but for the sales we are making in July, we are getting receipts in October। so payments पहले आ गए, sales का revenue बाद में आ गया, तो इस सर्कल को डिस्कस करना होता है ऑडिटर ने कैश फ्लो की सूरत में। हमारे पास कैश फ्लो कब इनवर्ड आएगा और आउटवर्ड कब हमारे पास से होएगा। फिर देन अदर फैक्टर्स, अदर फोरकास्ट या इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे अगर कंपनी ने कोई इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया है, इंटरिम डिविडेंड मींस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई डिविडेंड पे किया है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। देन ऑडिटर शुड रिव्यू द टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन एग्रीमेंट्स। अब ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स या डिबेंचर जो होते हैं ये किसी भी एंटिटी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। अब ऑडिटर को देखना चाहिए कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है कि जो रिसेंट फ्यूचर में मैच्योर होने वाली है। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन अगर आपके मैच्योर्स हो रहे हैं तो क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि ना सिर्फ वो इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या वो इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है पे कर सके, या वो इसको रिन्यू करने की पोजीशन में है। देन
Auditors should read minutes of meeting, make inquiries of last regarding legal claims. Minutes of meeting में एनुअल जनरल मीटिंग आ जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ जाती है, कोई भी कंपनी की मीटिंग हो, उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो एजेंडा होता है उसको क्या कहते हैं, जिसको नोट डाउन किया जाता है, जिसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग. एंड देन आप ऑडिटर को जो कंपनी के सॉलिसिटर्स होते हैं, जो रिलायंस होते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल अगर ये 3 to 4 क्लेम्स हैं कंपनी के, या किसी और कंपनी ने क्लाइंट की एंटिटी के ऊपर अगर कोई सू किया हुआ है, तो इसकी आउटकम जो होगी अगले 12 मंथ में क्या होगी. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई लिटिगेशन जो होगा हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट चला जाए और इसको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ जाए, जिसकी वजह से इसकी जो है पोजीशन चेंज होने का खतरा हो. देन ऑडिटर शुड कंफर्म फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टीज कंसिडर्ड अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स. अब ऑडिटर ने क्या करना था, जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं या जो हमारे बैंकर्स होते हैं, उनसे देखिए ना, आपके बिजनेस को फाइनेंस कौन कर रहा होता है, फाइनेंसिंग को भी ज़ाहिर है कोई बैंकिंग सेक्टर दे रहा होगा, या अगर आपको पेमेंट्स के अंदर कोई रिलीज दे सकता है तो वो कौन दे सकता है, वो आपके सप्लायर्स होंगे. तो ऑडिटर को शुड कंफर्म फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टीज. अगर थर्ड पार्टीज जो है ऑफ द एंटिटी या हमारे क्लाइंट की जो थर्ड पार्टीज हैं, जिनसे वो बैंकर्स हैं उसके या सप्लायर्स हैं, if they are willing to give some relief to the business, then it should be a good factor for to assess that कि इस entity की जो going concern है and this entity is going concern. Then auditor को review करना चाहिए events after the balance sheet date या after the period ended. In the earlier lesson we discussed two types of events that occur after the balance sheet date. वो क्या थे हमारे, वो subsequent events थे जिनमें जिसकी दो kinds थी. एक आपकी हमारी थी एडजस्टिंग इवेंट्स एंड देन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. अब वो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, अब ऐसे वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स देने लगा हूँ. अगर आपके पास कोई कॉपीज हैं या आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन को जो है डिस्टर्ब करते हैं, उसमें ऑडिटर का ओपिनियन चेंज कर सकते हैं. देखिए इसमें 3 किस्म के फैक्टर्स होते हैं. एक इसके अंदर फाइनेंशियल होते हैं, एक इसके अंदर ऑपरेटिंग होते हैं, और एक इसके अंदर अदर्स होते हैं. फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी नेट लायबिलिटीज अगर बढ़ गई हैं. नेट लायबिलिटीज अगर बढ़ गई है, इसका मतलब है कि आपके एसेट्स अगर 100 रुपीज़ के हैं तो आपकी लायबिलिटीज 150 की होगी या 200 की होगी. तो ऐसे में बिजनेस के लिए रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके फॉरसीएबल फ्यूचर में भी रन करना मुश्किल हो जाता है. ज़ाहिर लायबिलिटीज ज़्यादा होंगी, आपके एसेट्स कम होंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. सेकंड ये कि फिक्स टर्म बोरिंग आपकी बिजनेस की जो है वो मैच्योर हो रही है. अगर फिक्स टर्म बोरिंग आपकी मैच्योर हो रही है तो आपने उसको डेफिनेटली पेमेंट करनी है, या इफ देयर इज नो प्लान फॉर रिन्यूअल और रीपेमेंट. थर्डली इसमें होता है कि आपने देखना है कि कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो नेगेटिव हैं. फोर्थ इसमें आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो एडवर्स हैं. फिफ्थ आप इसमें ये देख सकते हैं कि बिजनेस इज अनएबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स. एंड देन एक उसमें लास्ट फैक्टर हम कह सकते हैं इनएबिलिटी टू फाइनेंस द न्यू प्रोडक्ट्स. ये इसके फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि गोइंग कंसर्न की जो हमारी अकाउंटिंग अजम्पशन होती है उसको निगेट कर रहे होते हैं. देन इसमें ऑपरेटिंग फैक्टर्स होते हैं, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, आपकी जो की मैनेजमेंट होती है, जो की फैक्टर्स होते हैं, जो आपके काबिल लोग होते हैं वो कंपनी को छोड़ देते हैं. देन लेबर डिफिकल्टीज हो सकती हैं इसमें, सप्लाई शॉर्टेजेस हो सकती हैं इसमें. देन अदर फैक्टर्स में जो हम एक फैक्टर मेजर है कि मेजर लीगल लिटिगेशंस होती हैं अगेंस्ट अ कंपनी, या नॉन कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसीज से के एनवायरमेंटल पॉलिसी. तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि अकाउंटिंग एजम्पशन को निगेट कर रही होती हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गोइंग कंसर्न की जो एजम्पशन है इन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिव्यू एंड प्रोसेस में आपको ये समझ आई होगी. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें. अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कोई परेशानी है आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह आई विल एड्रेस योर केस. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.